आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 11 जो कि न्यूजीलैंड और यूएई की टीमों के बीच में खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी एक मुकाबला हो चुका है और वो मैच हुआ था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने उस मुकाबले को बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली चेज करते हुए 5 विकेट से जीता था और उस मैदान पर, जबकि वो मुकाबला जो था सुबह 11 बजे से हुआ था। आज का यह जो मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच होगा वो शाम को 3 बजे से खेला जाएगा। काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एक डे मैच है, लेकिन निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग के आते आते फ्लड लाइट्स यहाँ पर जल चुकी होंगी, तो टेक्निकली एक डे नाइट टी20 मैच यहाँ पर आप देखेंगे 10 फरवरी 2026 को। और बाकी दोनों टीमों का नाम अगर आप सुन ही रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको काफी हद तक क्लियर हो ही चुका होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो ऑलरेडी अपना एक मैच यहां पर जीत करके पहुंची है इसी मैदान पर, और यूएई की टीम जिनका इस वर्ल्ड कप का यह पहला मैच होगा। बहुत ज्यादा यहां पर कोई दिक्कत है नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कौन सी टीम आज के इस मैच को जीतने वाली है, तो वो बात तो अलग है। लेकिन क्या यूएई की टीम यहां पर कुछ टक्कर दे पाएगी, और टक्कर दे पाए या ना दे पाए, लेकिन कुछ भी अपनी फैंटेसी की टीम बनाते टाइम पर जो प्लेयर आपको लेके जाने होंगे यूएई की टीम की तरफ से, वो कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है इस पूरे वीडियो के दौरान। और इवन इंग्लैंड यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की टीम है इनके तरफ से भी कौन से कम 7 से 8 प्लेयर आपको पक्के तौर पर टीम में लेके जाने हैं, इस सवाल का भी जवाब आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफी हद तक मिल जाएगा। जहां पर हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से, और एमए चिदंबरम स्टेडियम का यह मैदान, जहां पर आपको ऑलरेडी बताया कि इसी वर्ल्ड कप का एक मैच ऑलरेडी हो चुका है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। यह मैच जो था वो सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ था 8 फरवरी 2026 को, जो कि अफगानिस्तान की पहले बैटिंग करते 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और पावर प्ले में इनके पहले 6 ओवर में 44 के स्कोर पर 2 विकेट गिर गई थी। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने उस स्कोर को चेज करते हुए 18वें ओवर में ही बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली स्कोर को चेज करके 5 विकेट से मैच को जीता। इनके भी पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरी थी। अब वो चूंकि सुबह का मैच था, फ्रेश पिच थी, तो थोड़ी बहुत मदद तो थी पिच के दौरान, जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मिल रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली गई, जो कि इस मैदान का या इस पिच का अगर हम बात करें तो नेचर भी रहा है। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखें पिछले 7 मैचों का, जिसमें एक मैच तो ये जो पिछला हुआ था, यहाँ पर गलती से नाइट मैच लिखा हुआ, डे मैच, आप इसको समझ लीजिएगा, लेकिन बाकी और जो 6 मुकाबले इसके पहले इस मैदान पर हो चुके हैं उसको भी ऐड कर दे तो स्कोर कार्ड देख करके आपको साफ साफ पता चलेगा। एक तो पिच काफी हद तक बैलेंस है, बहुत बड़े बड़े स्कोर भी यहाँ पर नहीं बनते और बॉलरों की जम के पिटाई भी नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ ये बात पक्के तौर पर है कि इन 7 मुकाबलों में से जिस तरह से बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 5 मुकाबले जीते हैं, वो दिखाता है कि ये पिच ऑलरेडी ऐसी रही है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बेहतर बैटिंग करने के लिए होती चली जाती है। जहां पर इन 7 मैच में स्पिन को 43 और पेस को 47 विकेटें मिली हैं। यहां से भी क्लियर हो जाता है कि स्पिनर्स का भी फुल डोमिनेशन यहां पर होता है, और पहली इनिंग के दौरान 47 में से 31 विकेटें मिली हैं तेज गेंदबाजों को, और स्पिनर्स को भी 43 में से 24 विकेटें पहली इनिंग के दौरान ही मिली है। सेकंड इनिंग में भी वो 19 विकेट लेकर के ठीक ठाक डोमिनेट करते हैं। तो काफी हद तक पक्के तौर पर आप यहां पर देख करके इसको समझ पाएंगे कि किस इनिंग की बैटिंग के दौरान यहां पर बॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है यहाँ की पिच, जो कि काफी हद तक थोड़ी सी स्लोइश इन नेचर तो होती ही होती है। काफी ह्यूमिडिटी होती है चेन्नई के अंदर और ड्राई होती है ये पिच। तो जैसे जैसे गेंद थोड़ी सी पुरानी होती है, बल्ले पर गेंद आती तो जरूर है, लेकिन शॉट्स खेलना उतना भी आसान नहीं होता। तो पहली इनिंग के अंदर जो एक प्रेशर होता है कि तेजी से एक्सीलरेट करो, बड़े बड़े स्कोर खड़े करो, उसके वजह से काफी ज्यादा विकेटें गिर जाती हैं। जो सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर एक सामने लक्ष्य होता है तो उसको साधने में उतनी दिक्कत होती नहीं, और इसी वजह से चेज करना कोई भी टीम यहाँ पर प्रेफर करती है। लेकिन आज के मैच में जो पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी वो पहले मैच वाली ही है या कोई अलग फ्रेश पिच मिलेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बताऊंगा। साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। ये अगर आप पिच रिपोर्ट देख पाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, और जो मेरी फाइनल टीम मिलेगी उससे खेल पाएंगे, तो निश्चित तौर पर काफी हद तक आपकी जीत एक हद तक पक्की हो जाएगी। फिलहाल तो अगर आप बात करें आगे बढ़ते हो, सबसे पहले यूएई की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को, तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम और आर्यन शर्मा आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी शोएब खान नंबर 3 पर आ सकते हैं, अलीशान सराफू हैं, ध्रुव परासर है, हर्षित कौशिक है। नीचे निश्चित तौर पर इनकी पूरी की पूरी जो बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें हर्षित कौशिक थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कर सकते हैं, ध्रुव परासर ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद इनकी ये मेन बॉलिंग अटैक है जहां पर सिमरजीत सिंह और हैदर अली 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और आ जाते हैं। उसमें जुनैद सिद्दीकी है, मोहम्मद जवादुल्ला और मोहम्मद रोहित खान, ये इनकी पेस की तिकड़ी है, जिसमें 2 तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बाकी बेंच पर अगर आप देखें तो इनके पास मयंक कुमार है, इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद अरफान है राइट हैंड मीडियम पेसर, मोहम्मद फारूक है लेग स्पिनर, हो सकता है इनको भी मौका मिले किसी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर को बाहर बिठा करके, और बाकी मोहम्मद जोहेब है जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। बाकी इन्हीं सभी का करियर टी20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस ये लोग लेकर के आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मोहम्मद वसीम को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, दुनिया भर के टी20 लीग्स खेलते हैं। आर्यन शर्मा, शोएब खान और अलीशान सराफू जैसे खिलाड़ी, जिसमें अलीशान सराफू को बहुत रिसेंटली अगर आपने देखा होगा एशिया कप में इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग इन्होंने करी थी। हालांकि बड़े बड़े स्कोर तो नहीं खड़े करते, शॉट्स अच्छे खेलते हैं, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, 60
मैचों का करियर, 61 मैचों का 1601 रन है। और उसके बाद ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक जैसे ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें ध्रुव पराशर कितने बेहतर ऑलराउंडर हैं, इनकी बॉलिंग के आंकड़ों से पता चलेगा कि 31 मैचेस खेले हैं, बैटिंग एवरेज केवल 15 का है, लेकिन 31 विकेटें भी है। तो एक मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेलते हैं। और बाकी हैदर अली हो गए, सिमरजीत सिंह हो गए। हैदर अली को आपने बिग बैश में भी खेलते देखा होगा, कई सारी T20 लीग में भी खेलते हैं। सिमरजीत सिंह को भी आपने उसी एशिया कप के मैच में देखा होगा इंडिया के खिलाफ, या उसके पहले के मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए। काफी बढ़िया दोनों बॉलर हैं स्पिनर के तौर पर। और बाकी जुनैद सिद्दीकी तो एक माने जाने यूएई के बॉलर हैं, 85 मैच 115 विकेट ले चुके हैं। तो एक्चुअली हर एक बॉलर का वो एक्सपीरियंस आप यहाँ से देख और समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन कितना बेहतर विकेट टेकर या रन स्कोरर है पूरे करियर के आंकड़े को देखने के बाद। और यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि कैसे फॉर्म में है प्लेयर्स फिलहाल जो यूएई की तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें रिसेंट फॉर्म आपको जो दिखाई पड़ रहा है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम जो एक आउट एंड आउट सेफेस्ट ऑप्शन होंगे सीधे सीधे आपकी टीम में आने के लिए। यूएई की तरफ से इनका फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले 2-3 मैचेस में कुछ खास तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो ठीक ठाक स्कोरिंग पैटर्न इनका रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। इसके बाद आते हैं आर्यान शर्मा, सोहेब खान और अलीशान सराफू। और ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कंसिस्टेंसी को लेकर के आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते। इनसे रन आपको बनते हुए दिखाई भी पड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80% चांसेस है कि जल्दी से जल्दी आउट होकर के बाहर भी जाएंगे। तो पूरे के पूरे टॉप ऑर्डर में सबसे भरोसेमंद कोई बैटर आपको दिखाई पड़ेगा तो मोहम्मद वसीम ही हैं, जिनके पास वो स्किल है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग को थोड़ा सा झेल पाएं। और उसके बाद आते हैं ध्रुव पराशर, जो कि निश्चित तौर पर एक बैटर के तौर पर बहुत कामयाब तो उनका करियर नहीं रहा है, जो कि आपने पीछे देखा 15 का बैटिंग एवरेज है। जो इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग है, और खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामने न्यूजीलैंड की टीम है, ढेरों उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं एज अ बैटर, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन होंगे। हालांकि अगर आप नंबर्स अगर आप इनके देखने जाएंगे रीसेंट फॉर्म के, तो बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। पिछले करीब अगर आप 7-8 मैचेस उठा ले तो केवल एक मैच में 2 विकेट मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर सेकंड बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से यही होते हैं यहाँ पर मोहम्मद वसीम के साथ। इसके बाद आते हैं हर्षित कौशिक। इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि रन तो इनसे उतने बड़े नहीं, बॉलिंग भी रेगुलर बेसिस पर हर मैच में करते हैं। और खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टीम में हैदर अली भी है और सिमरजीत सिंह भी हैं। अब हालांकि देखना यह पड़ेगा कि दोनों प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हैं या मोहम्मद फारूक को किसी एक की जगह पर खिलाया जाता है। मोहम्मद फारूक अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे लेग स्पिनर के तौर पर। हालांकि अगर आप देखें तो विकेटें ज्यादा इन्होंने रिसेंट टाइम में ली नहीं है, लेकिन चूंकि एक लेग स्पिनर है, सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो स्पिन थोड़ा सा खराब खेलती भी है, खास करके उनके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, तो वहां पर काफी यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भरोसेमंद बॉलिंग ऑप्शन को खोज रहे हैं इन 3 के तीनों में से, तो वो हैदर अली होंगे, जो कि मोस्ट स्किलफुल बॉलर जिनको आप कह सकते हैं। फॉर्म भी इनका सबसे बेहतर अगर देखेंगे तो इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये निश्चित तौर पर एक श्योर शॉट सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। इसके बाद जुनैद सिद्दीकी, एक और इनके तेज गेंदबाज, जो कि किसी भी तरीके की टीम के खिलाफ विकेट निकालना जानते हैं। ये भी दुनिया भर के T20 लीग्स खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया T20 के बॉलर हैं, फॉर्म भी काफी ठीक ठाक लगा हुआ है। बाकी मोहम्मद जवादुल्ला और मोहम्मद रोहित खान, इन दोनों का बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर फॉर्म तो बहुत अच्छा है नहीं। हालांकि आप डिफरेंशियल प्लेयर्स के तौर पर इन दोनों में से किसी भी एक को रोटेट करके लेके जा सकते हैं, वरना निश्चित तौर पर यही 4 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से आपको मिलेंगे, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट होगा कि आप इनको लेके जा सकते हैं। लेकिन उस पर भी डिपेंड करेगा कि सामने जो न्यूजीलैंड की टीम है उनकी तरफ से कितने बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर 8 ऑप्शन मौजूद है तो निश्चित तौर पर ये नीचे के 3 ऑप्शन ज्यादा बेटर होंगे मेरे हिसाब से। या तो आप चाहें तो ध्रुव पराशर की जहां पर मोहम्मद वसीम को भी, यानी कि अगर आप 3 ही प्लेयर लेके जा पा रहे हैं यूएई की तरफ से, तो ये 2 बॉलर तो आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और उसके अलावा ध्रुव पराशर और मोहम्मद वसीम में से कोई एक, या तो अगर आप चारों प्लेयर लेकर के जाना चाहते हैं तो दोनों को भी लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें मोहम्मद फारूक का और सिमरजीत सिंह का देखना पड़ेगा ये खेलते हैं या नहीं। सिमरनजीत सिंह बहुत ही स्किलफुल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ये बात आपको मैं पक्के तौर पर बता सकता हूं। अगर वो खेलते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और किसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि 4 प्लेयर लेके जाएं ही यूएई की तरफ से, तो मैं तो कहूंगा कि सिमरजीत सिंह को आप प्रेफर कर दीजिएगा मोहम्मद वसीम की जगह पर। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपका बन पाएगा एज ए बॉलिंग यूनिट। बाकी अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखो तो इन दोनों टीमों ने आपस में 3 मुकाबले खेल रखे हैं, और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर है जो कि उन तीनों मुकाबलों में शामिल थे। वसीम और आर्यान शर्मा 3-3 मैचेस खेले हैं, 63 और 75 रन है, ठीक ठाक से नंबर्स हैं। और उसके बाद जुनैद सिद्दीकी खेले हैं 2 मैच में 5 विकेट ली हैं, जवादुल्ला खेले हैं 2 मैच में 3 विकेट ली हैं, बाकी कोई प्लेयर खेला नहीं। तो एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर जवादुल्ला भी आपको यहां से मिल जाते हैं। बाकी इस मैदान पर किसी भी यूएई के प्लेयर का एक्सपीरियंस है नहीं T20 मैच खेलने का, तो उसका कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन इनके जो बैटर्स हैं वो किस तरीके की बॉलिंग पर कितना बेहतर या कितनी वीक दिखाई पड़ते हैं, वो आपके सामने डेटा है। जिसमें मोहम्मद वसीम लेग स्पिन पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, 133 गेंद पर 196 रन बना करके 8 बार आउट हुए हैं। तो सामने की टीम में वो ऑप्शन कौन है अभी आप आगे देखेंगे। बाकी अलीशान सराफू बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर काफी कमजोर पड़ते हैं। वैसे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक दिक्कत होती ही होती है, और सामने की टीम में वो ऑप्शन है या नहीं वो भी आपको
आपको देखना पड़ेगा। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग में इनकी कमजोरी रही है, जो कि ध्रुव पराशर के साथ भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का एक निश्चित तौर पर जो टिंच है वो दिखाई पड़ता है। और उसके बाद जो बैटर्स हैं मोहम्मद जोहेब और हर्षित कौशिक, इनके भी नाम के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक कॉमन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेगा, जो कि इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप को परेशान करता रहा है पास्ट में T20 फॉर्मेट में खास करके। हालांकि उसमें ऑफ स्पिन, लेग स्पिन भी है, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो लगभग हर बैटर की कमजोरी के तौर पर दिखाई पड़ती है, जो कि निश्चित तौर पर सबसे बड़े लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई हैं अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट में खास करके न्यूजीलैंड की तरफ से, तो सेंटनर तो हैं ही, और साथ ही साथ यहाँ पर सचिन रविंद्र भी पिछले मैच में 1 ओवर करते दिखाई पड़े थे, तो ये दोनों तो रहेंगे। बाकी जिमी नीशम, लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी और जो जैकब डफी की तेज गेंदबाजी, आक्रमण, इसमें कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज तो है नहीं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो है वो आप जरूर यहाँ पर देख सकते हैं न्यूजीलैंड का जो पिछले मैच में रहा था। बाकी बेंच पर देखेंगे तो जरूर यहाँ पर आपको ईस्ट सोढ़ी का एक लेग स्पिनर के तौर पर ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर अगर खेलते हैं तो परेशान कर सकते हैं सामने वाली टीम के बैटर्स को, और T20 फॉर्मेट के तो अच्छे बॉलर हैं ही। और उसके बाद ये बॉलिंग ऑप्शंस जो पिछले मैच में ट्राई किए गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसमें से मैट हेनरी और जैकब डफी ने मिल करके टोटल 7 ओवर करे थे, किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे थे उसका डेटा आप यहाँ पर देख पाएंगे। और लोकी फर्गुसन ने भी पूरे 4 ओवर किए थे, जिमी नीशम ने 3 ओवर करे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। सैंटनर भी पूरे 4 ओवर कर गए थे, फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने 1-1 ओवर किया था, और रचिन रविंद्र निश्चित तौर पर उनका ये फेवरेट ग्राउंड है, तो वहाँ ये बॉलिंग करेंगे भी। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का तो वो भी देख सकते हैं। और बाकी रिसेंट फॉर्म, जिसमें आपको एक बात तो क्लियर है ही कि फेवरेट तो न्यूजीलैंड की ही टीम होगी। पहला मैच इन्होंने जो खेला फिन एलन तो उसमें चले नहीं, हालांकि उसके पहले बिग बैश में जबरदस्त फॉर्म में थे। और उसके बाद टीम साइफर्ट बात करें तो उन्होंने 65 रन की धमाकेदार पारी खेली अफगानिस्तान के खिलाफ इसी मैदान पर, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। रचिन रविंद्र ने बैटिंग से तो कुछ खास नहीं, लेकिन बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लिया, हालांकि ओवर भी केवल 1 ही किया था। बाकी ग्लेन फिलिप्स ये तो जबरदस्त फॉर्म को कैरी आउट करके यहाँ पर पहुंचे ही हैं, और प्लस इनका एडवांटेज इनकी बॉलिंग भी रही है, तो ये तो इस टीम के सबसे सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन भी बन जाते हैं। और बाकी मार्क चैपमैन है, डैरेल मिचेल हैं, जिस लेवल की बॉलिंग हमको सामने की टीम से उम्मीद है, हालांकि विकेट वो लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल उतने सेफ ऑप्शन होते नहीं। तो निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर के इन चारों बैटर्स को अगर आप चाहें तो सीधे अपने टीम में लेके जा सकते हैं, जिसमें मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर सीधे आपकी टीम में आएंगे, जबरदस्त फॉर्म में, हालांकि पहले मैच में विकेट नहीं ले पाए। और उसके बाद लोकी फर्गुसन के पास जो पेस है, मैट हेनरी और जैकब डफी के पास जो बॉलिंग के अनुभव है, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर, उसके बेसिस पर ये तीनों भी सीधे सीधे हमारी टीम में आते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें ओवरऑल तो 8 ऑप्शन तो आपके पास सीधे टीम में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने बॉलर या बैटर लेके जाना चाहेंगे यूएई की तरफ से ओवरऑल प्लेयर के तौर पर। अगर आपको मैंने जो 4 ऑप्शन बताए थे, चारों को लेके जा पाएंगे तो निश्चित तौर पर इधर से आप 7 ही ऑप्शन ट्राई कर पाएंगे। और अगर आपको इधर से 7 ही ऑप्शन ट्राई करने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिन एलन को ड्रॉप कर सकते हैं, या टीम साइफर्ट में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। और बॉलिंग में आपको ड्रॉप करना होगा तो आप जैकब डफी को ड्रॉप कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप निश्चित तौर पर उधर से 4 प्लेयर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां से ये पूरे 8 प्लेयर लेकर के जाने हैं और प्लस आप जिमी नीशम को भी नहीं छोड़ पा रहे, तो निश्चित तौर पर वो ऑप्शन आपको मैंने सजेस्ट करे ही हैं कि कौन से सेफेस्ट रहेंगे यूएई की तरफ से, जिनको आपको कभी ड्रॉप नहीं करना है। और ये तो आपने पिच रिपोर्ट में देखा ही है कि बॉलर्स जो है खास करके वो कब सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि हमने देखा था कि पहली इनिंग अगर यूएई की बॉलिंग है तो उधर से हैविली आप बॉलिंग ऑप्शन ही ट्राई करेंगे, 2 से 3 ये तो कम से कम पक्के तौर पर। और कौन कौन से वो होंगे वो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी टीम है यूएई के सामने, तो ज्यादातर प्लेयर आपको इधर से ही ले जाने का मन करेगा भी, तो वो चीज आपको मैंने बता ही दिया। बाकी जो हेड टू हेड के नंबर्स उसमें देखें तो टीम साइफर्ट और रचिन रविंद्र ने 3-3 मैचेस खेले, कुछ खास इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए यूएई के खिलाफ। चैपमैन के 5 मैच 174 रन है, सैंटनर के 3 मैच में 4 विकेट हैं, जिमी नीशम के 2 मैच में 2 विकेट हैं, 3 मैच में 3 विकेट काइल जेमिसन के हैं। हालांकि चेंजेस भी हो सकते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में, ये भी बात पक्के तौर पर है। बाकी इसी मैदान पर पिछले ही मैच पर टीम साइफर्ट ने 65 रन बनाए, फिन एलन ने 1 रन बनाया। फिन एलन के साथ दिक्कत वही है स्पिन खेलने को लेकर के, और बाकी यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स। और अगर यूएई की कप्तान लगा देते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को शुरुआत में ही, चाहे वो हैदर अली हो चाहे सिमरजीत सिंह हो, फिन एलन के खिलाफ या टीम साइफर्ट के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इन दोनों को लोग जल्दी से आउट भी कर सकते हैं। और बाकी डैरेल मिचेल के आंकड़े काफी अच्छे इस मैदान पर, जो कि चेन्नई के लिए लंबे समय तक खेलते रहे हैं। सेंटर के 5 में से 3 विकेट हैं, और उसके बाद लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी के नंबर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 3 में से 5 विकेट यहाँ पर काइल जेमिसन के भी हैं। यहाँ पर डिवॉन कॉनवे के आंकड़े काफी धमाकेदार हैं। और बाकी वीकनेसेस जिसमें स्पिनर तो एक कॉमन ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे ही न्यूजीलैंड के बॉलिंग
बैटिंग ऑप्शंस के खिलाफ। बाकी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग पर भी थोड़ा सा फंसते हैं फिन एलन, ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। बाकी टीम साइफर्ट की बात करें तो मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला ओमारजई ये तो आउट हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, तो ये तो डेटा खैर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। लेकिन बाकी जो डेटा है वो सही है, जिसमें रचिन रविंद्र, मोहम्मद जवादुल्ला की 3 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं 6 बार 53 रन बना करके, और उसके बाद यहाँ पर ऑफ स्पिन के खिलाफ 67 गेंद पर 90 रन बना करके 5 बार ये आउट हो चुके हैं। तो लेफ्ट हैंडर है रचिन रविंद्र, तो ऑफ स्पिनर तो उनके खिलाफ गेम में आते ही हैं, तो ध्रुव पराशर का इंपॉर्टेंस रहेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर पर भी वो फंसते हैं। और बाकी ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और मिचेल सैंटनर के भी ये जो वीकनेसेस का डेटा है, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग खास करके, क्योंकि कई सारे लेफ्ट हैंडर्स इस टीम के अंदर, चाहे वो चैपमैन हो, चाहे वो सैंटनर हो, चाहे पीछे आपने रचिन रविंद्र को देखा, तो ऑफ स्पिनर इस टीम के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी डेवॉन कॉनवे का भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल तो फेवरेट न्यूजीलैंड की ही टीम है, लेकिन कौन से बेस्ट ऑप्शंस दोनों टीम की तरफ से रहेंगे जो हमारी टीम में आ सकते हैं, किसको आप रोटेट कर सकते हैं, सब कुछ आपको हमने क्लियर कर दिया है। बाकी पिच कौन सी होगी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा, वहीं पर फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी वैसे भी मिल जाएगी, कोई एड्स यहाँ पर आने वाले है नहीं, उससे आपको कोई इंटरप्शन भी नहीं होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।